एंड टर्म पेपर्स। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, और इसमें हम यूनिट 1 के क्वेश्चंस आज सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले एक बार हम यूनिट 1 का सिलेबस देख लेते हैं। सो अगर आप यूनिट 1 का सिलेबस देखो तो आपके पास क्या है, ओवरव्यू ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, characteristics of database approach, database architecture, client server data models, introduction to distributed data processing, schema and instance क्या होते हैं, और data independence क्या होती है। उसके अलावा आपके पास है डेटा मॉडलिंग यूजिंग ईआर डायग्राम्स। तो ईआर डायग्राम्स में क्या टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, ईआर डायग्राम्स कैसे बनते हैं, वीक एंटिटीज क्या होती हैं, सो ये सब आपका इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, सो लेट्स सी इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे। यूनिट 2 है आपका एसक्यूएल। तो अभी हम अगर यूनिट 1 के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ये है 2019 का पेपर। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है, आंसर द फॉलोइंग। आपको ये क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपको चॉइस होती है कि कितने क्वेश्चंस आपको करने हैं डिपेंडिंग अपॉन, ये 75 मार्क का पेपर है, आपका पेपर 60 नंबर का होगा। ठीक है, सो पहला चेंज तो ये है, पर चलो मार्क्स जितने भी हो सिलेबस तो सेम ही है। एक्सप्लेन एडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ओवर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। तो बताइए आप मुझे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की क्या 5 एडवांटेजेस होंगी ओवर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। 5 मार्क का क्वेश्चन है तो 5 एडवांटेजेस तो लिखोगे ही, बट आजकल 5 मार्क के क्वेश्चन नहीं आते, आपको ये 2 या 2.5 मार्क का आएगा मैक्सिमम। बट चलिए फिर भी अगर आपको नीचे कैटेगरी में आ जाता है 6 नंबर का या 5 नंबर का कि एक्सप्लेन एडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ओवर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, तो क्या होगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट, क्या कहेंगे आप उसमें, आपका क्या तात्पर्य होगा इस चीज से। Data and program independence, reduce data redundancy, data integrity, secure, consistency, multiple views. Very good. Very good. So बहुत अच्छे आंसर्स आप लोगों ने दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यही आंसर्स आप उसमें लिखेंगे भी। सो जब आपको इसे एक्सप्लेन करना होगा आप बताएंगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है हमारा वो क्या है, जहाँ पर आपका डेटा एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में स्टोर होता है, जबकि जो फाइल सिस्टम है उसमें हमारा डेटा प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में स्टोर नहीं होता है। और उसकी मेजरली एडवांटेजेस जो हमें दिख रहे हैं वो ये है कि आपका जो डेटा है, ठीक है, इट कैन बी easily shared. File system में data sharing is not that easy, that not simple. It's simple in case of database management system. ठीक है, easily sharing easy हो जाती है, security better हो जाती है। So database management system में database security file systems के comparison पे कहीं ज़्यादा अच्छी है। देन आपके पास आ जाएगा इसके अंदर कि आपके पास redundancy of data नहीं है, मतलब duplicacy of data is reduced. So advantages of DBMS over फाइल सिस्टम। ठीक है, सो पहला स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू स्टोर डेटा। हमारा डेटा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में स्टोर होता है। ठीक है, देन डेटा डुप्लीकेसी और रिडंडेंसी इज रिड्यूस्ड। आपके पास डेटा डुप्लीकेट नहीं होता, रिडंडेंट डेटा नहीं है। ठीक है, जब रिडंडेंसी नहीं है तो इनकंसिस्टेंसी भी नहीं होगी। सो इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि एक जगह पर डेटा अपडेट कर दिया और दूसरी जगह पर अपडेट नहीं किया। वो तभी होगा ना जब दो जगह पे अपीयर हो रहा है, अगर अपीयर ही एक जगह पे हो रहा है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। इनकंसिस्टेंसी ऑफ डेटा इज रिड्यूस्ड, सिक्योरिटी मेंटेन होती है, शेयरिंग ऑफ डेटा, ठीक है, लिंकिंग ऑफ डेटा बेटर हो जाता है। तो ये कुछ इसकी मेजर एडवांटेजेस हो जाएंगी, डेटा इंडिपेंडेंस हो जाएगा। ठीक है, सो ये एडवांटेजेस आप इसमें मेंशन कर सकते हो एंड एक एक लाइन में उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। सो दैट इज एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस ओवर द फाइल सिस्टम। अब इसमें सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन सब क्लास, सुपर क्लास, स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन विद एग्जाम्पल एंड एप्रोप्रिएट डायग्राम। सो ये क्वेश्चन आपका ईआर डायग्राम में से है। ठीक है, सो ये आपका ईआर डायग्राम में से है। अब आपको बताना है सुपर क्लास क्या होती है, सब क्लास क्या होती है, स्पेशलाइजेशन क्या होती है, और ओके चेतन, ठीक है, और जनरलाइजेशन क्या होती है।
A superclass is a general entity. A subclass is a more specific entity that inherits attributes from the superclass. Very good, Udyansh. Anyone else? Super is a class with attributes are inherited by the subclass. ठीक है, तो आप तो एक तो इनकी डेफिनेशंस याद तो करोगे थ्योरी में से, वो डेफिनेशंस आपको लिखनी है. ठीक है, कि सुपर क्लास क्या होती है. सो इट इज अ क्लास which is inherited to further set of classes where its features can be used. ठीक है, specialization is the process of creating subclasses from a superclass. Generation is the process of combining two or more subclasses into a superclass. Very good. So ऐसे ही आप सब क्लास की डेफिनेशन लिख दोगे, फिर आप एक डायग्राम बना के दिखा सकते हो. जैसे कि एम्प्लॉय है, ठीक है, एम्प्लॉय हमारे पास आगे डिफरेंट तरह के हो गए. जैसे कि आपके पास हो गया वेजेस वाला एम्प्लॉय. ठीक है, देन वी हैव सेल्समैन, देन वी हैव एग्जीक्यूटिव्स. ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी सुपर क्लास. तो आप इसको पेंसिल से लेबल कर सकते हो. ये सारी क्या हो गई सब क्लासेस. जब हम एम्प्लॉय से नीचे आ रहे हैं तो हम क्या अचीव कर रहे हैं स्पेशलाइजेशन. तो जैसे आप नीचे आते हो, क्योंकि आपने अब एक स्पेशल टाइप का एम्प्लॉय कर लिया, वेज वाला, सेल्समैन वाला, सो वो स्पेशलाइजेशन हो गई. जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो तो जनरलाइजेशन होती है. इसका बेटर एग्जाम्पल हम एक और दे सकते हैं. जैसे कि मान लो हमने दे दिया व्हीकल. ठीक है, व्हीकल के अंदर आपने कैटेगरीज ले ली, टू व्हीलर, फोर व्हीलर. आप थ्री व्हीलर भी ले सकते हो, बट मान लो आपने ये ले लिया. फिर फोर व्हीलर के अंदर आपने ले लिया मैनुअल, ऑटोमेटिक. ठीक है, टू व्हीलर के अंदर हमने ले लिया साइकिल, बाइक. फिर बाइक के अंदर भी गियर, विदाउट गियर आप ले सकते हो. ठीक है, सो वी कैन हैव थिंग्स लाइक दैट. तो ऐसे करते करते हम इसकी सब क्लासेस बना सकते हैं. तो जो नीचे है वो क्या है, सब क्लास है. सो दिस इज सब क्लास ऑफ टू व्हीलर. टू व्हीलर इज अ सब क्लास ऑफ व्हीकल. ये सुपर क्लास है. तो ये क्या हो गई मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, पर जैसे जैसे नीचे आएंगे स्पेशलाइजेशन होगी, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे जनरलाइजेशन होगा. व्हीकल तो कोई भी व्हीकल हो सकता है ना, लेकिन उस व्हीकल में आप जनरलाइज व्हीकल कह रहे हो, स्पेशलाइज आप बोलोगे टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है. फिर टू व्हीलर भी है तो साइकिल है या बाइक है, फोर व्हीलर है तो मैनुअल है या ऑटोमेटिक है ना. सो उसके अंदर भी ऑप्शंस आ जाती हैं. सेडान है, हैचबैक है, क्या है ना, एक्सयूवी है, एसयूवी है. सो दैट डिपेंड्स. सो वी कैन चूज इन दैट. तो हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज होती जाती है. तो आप ऐसे एक एग्जाम्पल बनाकर दिखा सकते हो. तो पहले आपको डेफिनेशन लिखनी होगी सुपर क्लास की, सब क्लास की, जनरलाइजेशन की, स्पेशलाइजेशन की, एंड देन गिव वन एग्जाम्पल, और उस एग्जाम्पल में आप ये सारे कंसेप्ट को शो कर दोगे. ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन, सिंपल है. सो दिस कैन बी आस्क्ड फॉर 5 मार्क्स. अगला क्वेश्चन यूनिट 2 का है, डीडीएल डीएमएल. ये हम करेंगे डिस्कस जब हम यूनिट 2 के क्वेश्चंस करेंगे. अगला है व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशनशिप कार्डिनैलिटी, एक्सप्लेन इट्स टाइप विद सूटेबल एग्जांपल. ये अगेन हमारा फर्स्ट यूनिट का ही क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ईआर डायग्राम जहां पर हम रिलेशनशिप्स की बात कर रहे होते हैं. सो रिलेशनशिप कार्डिनैलिटी का क्या मतलब है, कार्डिनैलिटी का मतलब क्या होता है जनरली, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कार्डिनैलिटी. What do you understand by the term cardinality? Tuples, number of tuples. ठीक है, so number of rows in a table. So number of rows in a table is called cardinality. So number of rows in a table is called cardinality. अब वो पूछ रहा है cardinality of relationship. सो कार्डिनैलिटी ऑफ रिलेशनशिप मतलब जब आप दो टेबल्स को रिलेट करोगे तो वो कैसे उसके साथ कनेक्ट करेगा. सो इसका मतलब क्या है, चार ऑप्शंस होती हैं हमारे पास, 1 to 1, 1 to many, many to 1 and many to many.
अब इसके आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो, डायग्राम भी बना सकते हो। जैसे ये एंटिटी है, इसका कोई रिलेशन है इस एंटिटी के साथ, तो इस पे हम एक एक लाइन बनाएंगे ऐसे, दिस इज 1 to 1। ठीक है, ये हो गया आपका 1, यहाँ पे 2 लाइन्स, यहाँ पे एक, तो ये क्या हो गया 1 to many। यहाँ पे 2, यहाँ पे एक, दैट इज many to 1। एंड दिस इज many to many। कई बुक्स में आपको देखेगा कि वो ऐसे लाइंस नहीं बनाते, यहाँ पे 1 1 लिख देते हैं, इधर 1 n लिख देते हैं, इधर m 1 लिख देते हैं और m n लिख देते हैं। सो ईदर वेज आप किसी भी तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब अगला काम है इसके एग्जाम्पल्स देना। 1 to 1 का एग्जाम्पल क्या होगा? 1 to 1 का एग्जाम्पल हो गया कॉलेज एंड प्रिंसिपल। एक कॉलेज का सिर्फ एक ही प्रिंसिपल हो सकता है, एंड एक पर्सन जो कि प्रिंसिपल है वो सिर्फ एक ही कॉलेज का प्रिंसिपल हो सकता है ना। 1 to many, 1 college can have many students। हाँ, 1 country 1 capital। 1 to many में आपके पास हो जाएगा 1 college many students, लेकिन एक स्टूडेंट एक ही कॉलेज में जाता है, एक स्टूडेंट मल्टीपल कॉलेजेस में नहीं जाता, बट एक कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं। many to 1 स्टूडेंट टू कॉलेज, उल्टा रिलेशनशिप हो गया। many to many टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, एक स्टूडेंट के मल्टीपल टीचर्स हो सकते हैं क्योंकि आपके पास सब्जेक्ट्स एक से ज्यादा है, तो हर सब्जेक्ट का आपके पास अलग टीचर होंगे। सिमिलर वे एक टीचर के पास मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं। सो दैट इज many to many। सो ये आपकी रिलेशनशिप कार्डिनैलिटी है, या फिर कार्डिनैलिटी ऑफ रिलेशनशिप आप इसे कह सकते हो। ठीक है, सो दिस इज कार्डिनैलिटी ऑफ रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डेटा कंस्ट्रेंट? डिफाइन डोमेन कंस्ट्रेंट, एंटिटी कंस्ट्रेंट, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। ठीक है, कंस्ट्रेंट वैसे तो आपका बाद में सिक्योरिटी वाले चैप्टर में भी आता है, बट फर्स्ट चैप्टर में भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, तो मैं बता देती हूँ आपको। सो कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन समथिंग। किसी भी चीज के ऊपर जब आप रिस्ट्रिक्शंस लगाते हो कि इस चीज से मैचिंग डेटा हमारे पास होना चाहिए या ये कंडीशन मीट होनी चाहिए, तो उसे कंस्ट्रेंट कहा जाता है। सो डेटा कंस्ट्रेंट इज द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन द डेटा टू बी स्टोर्ड इन द टेबल, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट। ठीक है, अब वो कह रहा है कि डिफाइन करो कि डोमेन कंस्ट्रेंट क्या होता है, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या होता है, रेफरेंशियल एंटिटी क्या होता है। ठीक है, डोमेन कंस्ट्रेंट बताओ, डोमेन क्या होता है? फटाफट से बता दो डोमेन क्या होता है। अच्छा, हम अगला क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं उससे पहले। एसिड वाला तो 4th यूनिट में है। ड्रॉ ईआर डायग्राम फॉर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, मेक अजम्पशंस एज रिक्वायर्ड। चलो ये 2 क्वेश्चन करके वापस पेपर पे आएंगे। तो पहले आप कंस्ट्रेंट बता दो, फिर हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट का ईआर डायग्राम बनाएंगे। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज अ कंस्ट्रेंट? डोमेन का मतलब क्या है? पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज। ये मैंने आपको यूनिट 4 के नोट्स दिए हैं, उसके अंदर ये कंस्ट्रेंट्स पूरा लिखा हुआ है प्रॉपर के आंसर में कैसा लिखना है। ठीक है, सो डोमेन इज द पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज फॉर अ कॉलम। सो डोमेन कंस्ट्रेंट क्या हो गया? चेक करना कि आपकी जो वैल्यू इनपुट हो रही है वो उसमें लाई करती है या नहीं। सो डोमेन कंस्ट्रेंट इज टू मेक श्योर द वैल्यू being entered for a column matches the domain conditions. Example, age of a student can be any number फ्रॉम, मान लो कॉलेज है तो 18 to 25। हम 18 से छोटा कॉलेज में बच्चा एडमिट नहीं करते और 25 ईयर से ज्यादा वाला कॉलेज में हम नहीं रखते। तो हमारा डोमेन क्या हो गया कि एज जो है वो 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम कुछ भी डोमेन रख सकते हैं। तो अगर आपकी वैल्यू उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी तो ही वो एक्सेप्टेड होगी, अदरवाइज वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ठीक है, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या होता है? टू हैव अ प्राइमरी की। तो आपके पास टेबल में एक प्राइमरी की होनी चाहिए
और वो प्राइमरी की क्या होनी चाहिए? यूनिक एंड नॉट नल. सो एवरी टेबल मस्ट हैव अ प्राइमरी की, एंड प्राइमरी की में ना तो डुप्लीकेट वैल्यू हो सकती है, ना ही हम उसे खाली छोड़ सकते हैं. आप ऐसे क्वेश्चंस में एक छोटा सा टेबल अपनी तरफ से बना लो और उस टेबल में फिर आप वैल्यूज दिखा सकते हो कि क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है. जैसे कि आपने एडमिशन नंबर 1021, 1022, 1023 और फिर से 1021 ले लिया, तो वो अलाउड नहीं है क्योंकि ये डुप्लीकेट हो गया. सो ये अलाउड नहीं है. ठीक है, ऐसे ही आपने नाम लिखे लेकिन बीच में एक किसी का नाम ही छोड़ दिया, लिया ही नहीं, तो वो भी पॉसिबल नहीं है कि मैं नेम लूं ही नहीं. नेम इज अ मस्ट, वी मस्ट हैव अ नेम ओवर देयर. ठीक है, सो वो एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट हो गए. रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट में क्या हो जाएगा कि अगर आपके पास दो टेबल्स हैं, फॉरेन की बना रहे हो आप, आपके पास एक टेबल है डिपार्टमेंट जिसके अंदर आपके पास डिपार्टमेंट नंबर है 10, 20, 30 और साथ में मेरे पास डिपार्टमेंट का नाम दिया हुआ है. सो डिपार्टमेंट का नाम है अकाउंट्स, मार्केटिंग, प्रोडक्शन. सो वी हैव इट लाइक दिस. और दूसरा आपका है टेबल एम्प्लॉय, उसमें क्या है? एम्पाईडी, एम्प्लॉय का नाम, सैलरी और ये सब कुछ है, साथ में ही डिपार्टमेंट का नंबर भी है. तो जब तक आप यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर 10 लोगे, 20 लोगे, 30 लोगे, तब तक सब वैलिड है. पर क्या मेरे पास यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर 50 आ सकता है? नहीं आ सकता. दिस इज अगेंस्ट द रेफरेंशियल इंटिग्रिटी कंस्ट्रेंट, क्योंकि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट से कि आपकी जो फॉरेन की है वो अपने पेरेंट टेबल की प्राइमरी की से कहीं ना कहीं मैचिंग होनी चाहिए. और अगर वो मैच नहीं हो रही है, दैट मीन्स इट्स अगेंस्ट द कंस्ट्रेंट. क्लियर है सबको ये? So these constraints are clear to everyone? अब आपको बोला है कि एक लाइब्रेरी का आपको बनाना है. ठीक है, तो लाइब्रेरी में एंटिटीज कौन कौन सी होंगी? मेंबर होगा और बुक होगी. सो मेंबर का आईडी है, मेंबर का नाम है, मेंबर का फोन नंबर, मेंबर का एड्रेस, ये सब कुछ होगा. ऐसे ही बुक का भी एक प्राइमरी की होगा जिसको हम असेशन नंबर या बुक आईडी कह सकते हैं. आप जब भी प्राइमरी की बनाओगे, मेक श्योर यू मेक ओवल अ बिट थिकर एंड अंडरलाइन इट. ठीक है, बुक का टाइटल हो गया, बुक का पब्लिशर हो गया, बुक की कॉस्ट हो गई, है ना. जो भी आपको यहाँ पे लेना है वो आप लोगे. अब बुक क्या होती है? इशू होती है मेंबर को. एक बुक एक ही मेंबर को इशू हो सकती है, लेकिन एक मेंबर को मल्टीपल बुक्स इशू हो सकती है. सो वन मेंबर कैन हैव मल्टीपल बुक. ठीक है, सो बुक issued to. So a book is issued to member. So normally आपका ER डायग्राम जो है वो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम दिखाता है, जिसमें हमारी एंटिटी हो गई मेंबर और एंटिटी हो गई बुक. सो मेंबर आईडी है, मेंबर नेम है, फोन है, एड्रेस है. यहाँ पे हमने दे दिया 1, यहाँ पे दे दिया 2 कि वन मेंबर कैन हैव मल्टीपल बुक्स. लेकिन जब आपकी बुक इशू होगी तो उसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज भी तो होंगी. सो ये इशूड टू क्या स्टोर करेगा? डेट ऑफ इशू. इस सेट को बोलते हैं वीक एंटिटी सेट. वीक एंटिटी सेट की अपनी कोई प्राइमरी की नहीं होती है. अगर मैं इसको टेबल में कन्वर्ट करूंगी तो हमारे पास 3 टेबल बनेंगे. एक टेबल बनेगा बुक, एक टेबल बनेगा मेंबर. बुक टेबल में सारी बुक की डिटेल्स आ जाएंगी. एक टेबल होगा मेंबर, उसमें सारी मेंबर की डिटेल्स आ जाएंगी. और एक टेबल आपका बनेगा जिसमें ये स्टोर होगा कि कौन सी बुक किसको इशू हुई है. तो उसमें स्टोर होगा बुक आईडी, मेंबर आईडी, डेट ऑफ इशू एंड डेट ऑफ रिटर्न. तो इसकी कोई प्राइमरी की नहीं है. ठीक है, ये सिर्फ इनको आपस में लिंक करने के लिए टेबल बन रहा है. तो सच अ टेबल जिसमें खुद की कोई प्राइमरी की नहीं होती लेकिन वो दूसरे टेबल्स की लिंकिंग में हेल्प करता है, उसे हम वीक एंटिटी सेट कहते हैं. और वो जनरली रिलेशनशिप के फीचर्स को डिफाइन कर रहा होता है, जैसे कि ये यहाँ पे कर रहा है. सो इट इज डिफाइनिंग द फीचर्स ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द बुक एंड द मेंबर.
ठीक है, assumptions आप लिख सकते हो कि one member can have multiple books. ठीक है, that is the assumption we are taking and we are storing the date of issue and date of return. अगर आप कोई फाइन कैलकुलेट करवा रहे हो तो आप इसके साथ फाइन भी ले सकते हो, वो डिपेंड करता है, मतलब जो वो हर इशू के ऊपर बेस्ड चीज है वो आपको यहाँ पे लेनी है, वीक एंटिटी से। समझ आया ये सबको? सो किसी भी ईआर डायग्राम का एक फिक्स आंसर नहीं होता है, बट फिर भी काफी हद तक आपको रिलेटेबल बनाना है कि आप जिस भी चीज के बारे में स्टोर कर रहे हो उसकी प्रॉपर अजम्पशंस दो कि assuming we are storing data about books, this assuming we are storing about members, so इतनी बुक इतने मेंबर को इशू हो सकती है, उसके ये फीचर्स हो। दिस इज हाउ यू नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन। अब हम आ जाते हैं आगे। अभी आपके पास 12.5 मार्क्स का पहले आता था यूनिट 1 में, अब आपको 10 नंबर का आएगा। तो 2 क्वेश्चन 5-5 के आ सकते हैं, 6-4 का आ सकता है, एनी हाउ इट कुड बी डिवाइडेड। अब यूनिट 1 में से पूछा है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स विद एग्जांपल, कॉम्पोजिट, डिराइव्ड, मल्टी वैल्यूड। देन अगला है डिस्कस 3 tier architecture of database management system with diagram। ठीक है, तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स विद एग्जांपल। सो बताइए कॉम्पोजिट, डिराइव्ड एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, किसको याद है? कॉम्पोजिट, मल्टी वैल्यूड एंड डिराइव्ड। कॉम्पोजिट, मल्टी वैल्यूड एंड डिराइव्ड, बताओ। सिंपल तो एटॉमिक होते हैं, एटॉमिक पूछा ही नहीं उसने, हमसे पूछा है कॉम्पोजिट, मल्टी वैल्यूड एंड डिराइव्ड। वेरी गुड उदयांश, वेरी गुड दृष्टि। फॉर एग्जाम्पल डेट हो गई, सो डे को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, डे, मंथ, ईयर में। ठीक है, उसके सब पार्ट्स हो सकते हैं। जैसे फोन नंबर हो गया, एरिया कोड और उसके आगे का डिफाइड कर सकते हो। हाँ, लाइक एड्रेस हो गया, लेन नंबर, पिन कोड, लोकेशन। वेरी गुड, सो दैट इज कॉम्पोजिट। मल्टी वैल्यूड जिसके अंदर एक से ज्यादा वैल्यूज हो सकती हैं, जो कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अकॉर्डिंगली अलाउड नहीं है, पर मल्टी वैल्यूड का मतलब है जैसे क्वालिफिकेशन हो गया, ठीक है, फोन नंबर हो गया। सो एक बंदे ने मल्टीपल डिग्रीज की हो सकती हैं, तो हम उसकी मल्टीपल क्वालिफिकेशन ले लेंगे। एक्सपीरियंस हो गया, एक्सपीरियंस एक से ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो जहां पर आपके पास एक से ज्यादा वैल्यूज हो सके वो आपकी अचीवमेंट्स हो गया, है ना, तो वो मल्टी वैल्यूड हो गए। या एक एम्प्लॉय है, वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, हॉबीज हो गया। यस, वेरी गुड। और डिराइव्ड क्या होता है? व्हाट इज डिराइव्ड एट्रीब्यूट? यस, लाइक एज यू कैन डिराइव फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ, जो किसी दूसरे एट्रीब्यूट से डिराइव किया जा सके। वेरी गुड। सो लाइक आपके पास डेट ऑफ बर्थ अगर है तो एज स्टोर करने की जरूरत नहीं है, हम उससे एज से निकाल सकते हैं। अगर एम्प्लॉय का डेट ऑफ ज्वाइनिंग है और आपको निकालना है कि उसको कितने साल हो गए कंपनी में जॉब करते हुए, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो जब किसी भी चीज को दूसरी एट्रीब्यूट के बेसिस पे कैलकुलेट किया जा सके, वो आपका डिराइव्ड एट्रीब्यूट हो जाता है। वेरी गुड। अब बताओ थ्री टीयर ऑफ डेटाबेस, three tier architecture of database, that's the next question. Discuss the three tier architecture of database management system with diagram. क्या एक्सप्लेन करोगे इसमें? वेरी गुड, 6 मार्क्स का है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर बना देंगे
इंटरनल या फिर फिजिकल व्यू, फिर आपके पास आ जाएगा लॉजिकल और कंसेप्चुअल व्यू। एक्सटर्नल व्यू एक से ज्यादा हो सकते हैं, मतलब एक्सटर्नल व्यू फिर आप यूजर्स बना दो या ऐसे एक्सटर्नल एक से ज्यादा बना दो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक्सटर्नल बना के फिर यहाँ पर यूजर्स दिखा सकते हो लाइक दिस। फिर इसी को आपने एक्सप्लेन करना है और आप इसमें बता सकते हो कि इस जगह पर हमारे पास जो होती है वो होती है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, क्योंकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है, व्हाट इज डेटा इंडिपेंडेंस एंड एक्सप्लेन फिजिकल एंड लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। तो अगर नीचे वाली लेयर में कोई चेंज होता है तो उससे ऊपर वाली लेयर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इफ अ लोअर लेयर इज मॉडिफाइड, इट्स सम चेंजेस आर डन इन दैट, इट डज नॉट अफेक्ट द अपर लेयर। हाँ, तो फिजिकल और इंटरनल इज वेयर योर एक्चुअल डेटा इज स्टोर्ड। ठीक है, तो इसमें जैसे है कि आपके पास हम स्टोर कैसे कर रहे हैं, यहाँ पर हो गया बाइट नंबर 50 पे हमारा एम्प्लॉय नंबर स्टोर्ड है, ऐसे ही बाइट नंबर 55 पे आपका नेम स्टोर्ड है, लाइक दैट फिजिकल जो स्टोरेज है। ये हो गया लॉजिकल। लॉजिकल में क्या है कि एडमिशन नंबर क्या है, इंटीजर है, नेम क्या है, वैरकैर है ना, और यहाँ पर एक्चुअली में वैल्यूज आ जाती हैं लाइक एडमिशन नंबर 1012, नेम इज अंकित। तो वो आपका एग्जाम्पल हो गया, तो आप एग्जाम्पल बना के दिखा सकते हो। ठीक है, सो दिस इज हाउ मेक अ नीट डायग्राम एंड एक्सप्लेन योर concepts. Okay, moving on to the next paper. एक सेकेंड, यूनिट 1 में अभी आपका और भी था, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज विद एग्जाम्पल, डिफरेंशिएट बिटवीन सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की एंड फॉरेन की। इसमें आपके पास चॉइस होती है, या तो आप ये क्वेश्चन 2 करो या आप क्वेश्चन 3 करो। ठीक है, सो वी कैन चूज एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज विद एग्जाम्पल, डिफरेंशिएट बिटवीन सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की एंड फॉरेन की। फिर है एक्सप्लेन फिजिकल एंड लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, वो तो सेम ही हो गया, 3 टियर आर्किटेक्चर वाला ही, तो हमने भी डिस्कस कर ही लिया। इसके अलावा आपके पास है सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की। तो सुपर की आपके पास एक ऐसी की होती है विच कैन बी अ कॉम्पोजिट की ऑल्सो, जो कि आपके टेबल को रिप्रेजेंट करती है हर रो को। ठीक है, इट्स लाइक प्राइमरी की ओनली, बट उसमें हम यहाँ पर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट वाला कंसेप्ट लिख देते हैं कि ऑल द फील्ड्स आर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन दैट। सो कैंडिडेट की डेफिनेशन आपको पता है, प्राइमरी की भी पता है, फॉरेन की भी पता है, ये सारी डेफिनेशंस लिखोगे लेकिन एग्जाम्पल के साथ। सो मेक सम टेबल, गिव एन एग्जाम्पल कि मान लो ये टेबल है, तो इसमें ये की जो है वो प्राइमरी की बन सकती है, इसलिए ये इसकी कैंडिडेट की हो गई। फिर उसमें से आपने एक को प्राइमरी की बना लिया, जो बच गई वो ऑल्टरनेट की हो गई। ऐसे ही फॉरेन की भी आप टेबल बना के दिखाओगे आपस में लिंक कैसे कर पा रहे हो, एम्प्लॉय और वो सबसे बेसिक्स है। अगर आपको ना भी एग्जाम्पल याद आ रहा हो तो अगले यूनिट के क्वेश्चन देख लेना, यही से ही आंसर मिल जाता है। जैसे देखो, ये ऑर्डर नंबर, नेम है, पार्ट नंबर, क्वांटिटी, कस्टमर आईडी। तो ये कस्टमर आईडी यहाँ पे फॉरेन की होगा, जो कि कस्टमर टेबल के साथ आपको लिंक करेगा, है ना। सो यहाँ से भी हम ऐसे बना सकते हो, तो वी कैन गेट अ हिंट फ्रॉम द पेपर इटसेल्फ। अच्छा, अगला पेपर है आपका 2018 का है ये। सो आंसर द फॉलोइंग, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस, कंपेयर इट विद फाइल सिस्टम। सो आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस, जो अभी हमने डायग्राम बनाया उसी को आप एक्सप्लेन करोगे, 3 टियर आर्किटेक्चर को, और फिर आपको कंपेयर करना है कि ये फाइल सिस्टम से कैसे बेटर है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ईआर मॉडल इन डेटाबेस डिजाइन, तो इसमें आपको एक्सप्लेन करना है कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल होता क्या है और इसके थ्रू रिप्रेजेंट करने से हमें क्या बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। फिर आप इसी में एक्सप्लेन कर दोगे कि एंटिटीज कैसे रिप्रेजेंट होती हैं, रिलेशनशिप्स कैसे रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बाकी आपका कोई भी यूनिट 1 का क्वेश्चन इसमें है नहीं, जॉइंस है और नॉर्मलाइजेशन है, लॉकिंग है। ओके, देन कम्स योर यूनिट का क्वेश्चन एक्चुअली, जो कि है डिस्कस दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। वी डिस्कस इट मेनी टाइम्स, आपको मैंने प्रॉपर पूरा उसमें नोट्स में दिया हुआ है, पीडीएफ में आप याद कर सकते हो। वही आपको लिखनी है, जो हमने अभी फाइल सिस्टम के ऊपर एडवांटेजेस देखी थी वो एडवांटेजेस हो जाएंगी। डिसएडवांटेज देखो एज सच तो कोई है नहीं, पर डिसएडवांटेज हो जाता है द कॉस्ट एंड द मेंटेनेंस, है ना। पैसे तो लगते हैं, अगर आप कोई अच्छी चीज यूज कर रहे हो, उसको काम में ला रहे हो, तो यू हैव टू स्पेंड फॉर दैट। सो दैट इज द थिंग। एंड
क्या कहते हैं, कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, मल्टीपल कंप्यूटर्स पे अगर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है, सो उसको मैनेज करने के लिए भी आपको एक्स्ट्रा स्किल्स एंड एक्स्ट्रा मैन पावर एज वेल एज स्किल्ड पावर चाहिए होती है. वाई इज रिलेशनल डेटाबेस अप्रोच बेटर देन अर्लियर मेथड्स? घुमा फिरा के फिर वही क्वेश्चन है कि आपके पास जो रिलेशनल अप्रोच है, अब देखो अर्लियर मेथड्स क्या थे, हमारे पास एक नेटवर्क मॉडल होता था, एक हायरार्किकल मॉडल होता था, ठीक है. तो उनसे बेटर जो है वो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है कि रिकॉर्ड्स को ट्री की फॉर्म में कनेक्ट करके स्टोर करना, या रिकॉर्ड्स को आपस में लिंक करना जहाँ पे कोई भी ऑर्डर ना हो. रिलेशनल में आपका डेटा प्रॉपर तरीके से अरेंज रहता है, वी हैव इट इन द रोज एंड कॉलम्स. तो इसमें आप अपना प्रॉपर एक टेबल बना के रिलेशन मॉडल को एक्सप्लेन कर सकते हो, एंड देन यू कैन कंपेयर हाउ इट्स बेटर देन द network and hierarchical model of data representation. Construct an ER diagram for a hospital management system with a set of doctors and a set of patients. With each patient, a series of various tests and examinations are conducted. On the basis of preliminary report, patients are admitted to a particular specialty ward. Construct appropriate tables for the above ER diagram. ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन है, ठीक है. तो इसमें पहले आपको ER डायग्राम बनाना है और फिर उसके बेसिस पे उसके टेबल्स भी बनाना है. तो ER डायग्राम में हमें क्या कहा गया है कि आपके पास यहाँ पर हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए बनाना है. मेरे पास डॉक्टर है, मेरे पास पेशेंट है, मेरे पास टेस्ट है, और आपको एडमिट भी कराया जा सकता है वार्ड में, ठीक है. एडमिटेड टू अ पर्टिकुलर स्पेशलिटी वार्ड बेस्ड ऑन द प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, ठीक है. तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे? सो बताओ एंटिटीज कितनी चाहिए होंगी? एक आपके पास है डॉक्टर, एक एंटिटी हो गई आपकी पेशेंट, एक हो गई टेस्ट, और एक हो गई वार्ड, ठीक है. सो डॉक्टर का डॉक्टर आईडी होगा, डॉक्टर का नेम होगा, फोन नंबर होगा, स्पेशलाइजेशन होगा, जो भी चीजें हैं वो आप ले सकते हो. ऐसे ही पेशेंट को एक पेशेंट आईडी मिला होगा, पेशेंट का नाम होगा, एड्रेस होगा, ठीक है. और भी दो चार फील्ड्स ले सकते हैं. नाउ डॉक्टर और पेशेंट, डॉक्टर एक है, पेशेंट एक से ज्यादा है. सो डॉक्टर चेक्स द पेशेंट और ट्रीटिंग द पेशेंट, ठीक है. फिर डॉक्टर और टेस्ट के बीच में क्या होगा? प्रिस्क्राइब्स. डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स टेस्ट फॉर द पेशेंट. सो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा टेस्ट फॉर द पेशेंट, and then the test will be conducted on the patient. So patient gives samples for the test. अब टेस्ट में टेस्ट आईडी होगा, ठीक है. टेस्ट का नाम होगा, सैंपल कलेक्टेड होगा, रिपोर्ट होगी, ठीक है. और उसके बेस पे पेशेंट जो है वो आपका एडमिट होगा वार्ड, ठीक है. और कोई रिलेशनशिप दिख रहा है आपको? कैन यू मेक एनी अदर रिलेशनशिप? अब इसके आपको टेबल्स भी बताने हैं, ठीक है. देखो इसमें जो पेरेंट टेबल है वो तो हो गए आपके एक तरह से डॉक्टर और पेशेंट, डॉक्टर एंड पेशेंट हो गए हमारे पेरेंट टेबल, जिसमें आपके पास फॉरेन की नहीं है, वो अपने अपने इंडिपेंडेंट टेबल्स हैं.
तो डॉक्टर टेबल बनाएंगे जिसके अंदर डॉक्टर आईडी, नेम, फोन नंबर सब कुछ आ जाएगा। पेशेंट टेबल बनाएंगे जिसके अंदर पेशेंट की सारी डिटेल्स आ जाएंगे। अब जब आप टेस्ट का टेबल बनाओगे तो उसमें टेस्ट आईडी होगा। टेस्ट आईडी ये भी बताएगा कि किस डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, किस पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया है। उसके बाद टेस्ट का नेम होगा, सैंपल कलेक्टेड होगा, रिपोर्ट होगी। सो ये आपकी दो फॉरेन कीज यहाँ पर हो जाएंगी जो कि आपको डॉक्टर और पेशेंट से लिंक करेंगी उस टेस्ट को। सो जो टेस्ट है दैट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर एंड फॉर अ पर्टिकुलर पेशेंट। सो टेस्ट आईडी होगा, डॉक्टर आईडी होगा, पेशेंट आईडी होगा। ये जो टेस्ट है ये किसके लिए हुआ है, किस डॉक्टर ने कराया है। ठीक है। फिर ऐसे ही वार्ड या रूम नंबर जो है, सो वार्ड नंबर, बेड नंबर, जो भी डिटेल्स हैं और कौन सा पेशेंट उसमें एडमिटेड है तो हम उसको लिंक कर सकते हैं। वार्ड को हमने डॉक्टर के साथ यहाँ पे लिंक नहीं किया है, बट अगर आप अपनी एजम्पशन में लिखो कि वी हैव कि कौन सा डॉक्टर उस वार्ड को विजिट करता है, सो डॉक्टर विजिट्स द वार्ड, क्योंकि अगर पेशेंट एडमिट हो रहा है तो डॉक्टर विजिट भी तो करेगा ना वार्ड को। तो वी कैन टेक दैट ऑल्सो। नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, इट्स ऑल अप टू योर अजम्पशन। तो आपने जो अजम्पशन लिखी है उसके हिसाब से अगर आप लिंक बनाते हो तो यहाँ पे आपको डॉक्टर आईडी भी लेना पड़ेगा। बट मेन चीज ये है कि आप जो टेस्ट है उसको लिंक करोगे डॉक्टर के साथ भी और पेशेंट के साथ भी, इसीलिए उन्होंने बोला है कि टेबल बना के भी दिखाओ। ठीक है, समझ आ रहा है। तो पहले आपको ईआर डायग्राम बनाना है और फिर आपको टेबल्स बनाने हैं। मैंने डॉक्टर और पेशेंट टेबल नहीं लिखा है क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। डॉक्टर टेबल बनेगा जिसके अंदर डॉक्टर आईडी होगा, नेम होगा, फोन होगा, ठीक है, स्पेशलाइजेशन होगी डॉक्टर की, एड्रेस वगैरह अगर कुछ लेना है तो वो भी ले सकते हो। ऐसे ही पेशेंट की सारी डिटेल्स होंगी, ब्लड ग्रुप ले लो पेशेंट का नाम हो गया, एड्रेस हो गया, पेशेंट आईडी हो गया, एज हो गई। सो वी कैन टेक दैट। ठीक है, सो ये आपको टेबल्स बना के दिखाने हैं। आपको क्लियर है ये किस तरह से लिखना है, सबको क्लियर है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी और लॉक्स वैसे अब आपके सिलेबस में नहीं है, ये पहले होता था। ठीक है, ये लॉक्स फोर्थ यूनिट में है, ये भी फोर्थ यूनिट में है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, गिवन एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ देम। एंटिटी क्या होती है, एट्रीब्यूट क्या होता है, रोल एंड रिलेशनशिप, वही ईआर डायग्राम को आपको एक्सप्लेन करना है। फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड फाइल सिस्टम। Write short note on 3 scheme architecture. Make diagram, explain that, explain different types of data independence. वो उसी के ऊपर explain हो जाएगी, हमने अभी डिस्कस की थी। देखो repeated questions हो गए ना शुरू। Write a short note on the following: primary key, candidate key, super key, derived, multi-valued. We have discussed this all. ये सारा हमने अभी डिस्कस कर लिया। Explain the term generalization and specialization with suitable example. This also we have discussed. Next आया है, suppose you have a table for a dance studio. The attributes are dancer's identification number, dancer name, dancer's address, dancer's telephone number, class identification number, day that the class meets, time that the class meets, instructor name, and instructor identification number. Assume that each dancer takes one class, each meets only once a week, and has one instructor, and each instructor can teach more than one class. Dancer, dancer ID, dancer name, dancer address. आपको इसका ईआरडी बना के दिखाना है। तो हमारे पास डांसर है, इंस्ट्रक्टर है और क्लास है, तीन चीजें है ना। सो इसमें हमारे पास अगर आप देखोगे तो तीन एंटिटीज हैं, एक हो गया डांसर, एक इंस्ट्रक्टर और तीसरा क्या है, क्लास। ऐसे ही है ना। हाँ, पेशेंट में डॉक्टर आईडी भी ले सकते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पर आप अपना एक डांसर बना दोगे, एक बना दोगे क्लास और एक
इंस्ट्रक्टर, एक इंस्ट्रक्टर एक से ज़्यादा क्लास ले सकता है. Instructor takes class, so one instructor can take multiple classes. One dancer 1 week में 1 ही क्लास लेता है. Dancer takes the class. बाकी इनके आप attributes बना दोगे जो जो वहाँ पे लिखे हुए हैं. ठीक है, this is an easy one. So you can just design that. दो 2016 डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी की एंड कैंडिडेट की. सिंपल क्वेश्चन. ठीक है, रिलेशनल अलजेब्रा आपका यूनिट 3 है. एनॉमलीज 4 है. इसका मतलब है आपके डेटाबेस में जो भी पंगे पुंगे होते हैं, गलत डेटा है, सही नहीं है, मैच नहीं कर रहा, वो एनॉमलीज हो गई. स्टोर्ड वर्सेस मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स. ठीक है. एक्सप्लेन ईआर डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम. ईईआर डायग्राम, नॉर्मलाइजेशन अभी आपका 3rd यूनिट में है. व्हाट इज ईईआर डायग्राम? कैन यू फाइंड द फुल फॉर्म ऑफ ईईआर डायग्राम? Explain the 3 schema architecture with the diagram. Compare traditional approach with the new database approach. ठीक है. Explain domain, entity integrity, referential integrity. Repeated question. Design an ER schema for a database to store information about professor, course, and course section in the university database system. You can write your assumptions. What do you mean by data independence? Differentiate between physical and logical data independence. Similar questions are being repeated every year. ठीक है, तो आप ये डायग्राम बना के मुझे चेक करा सकते हो. जस्ट मेक द डायग्राम एंड शो इट टू मी ऑन व्हाट्सएप. ठीक है जी. देन आपके पास इसमें से फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन देखा जाए तो जी वाला है. हाउ इज अ वीक एंटिटी सेट डिफरेंट फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट? सो जो आपका स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट है उसमें प्राइमरी की हमेशा होती है. एवरी रो इज आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ अ प्राइमरी की. वीक एंटिटी सेट में प्राइमरी की नहीं होती है, वो हमेशा दूसरे टेबल के ऊपर डिपेंड करता है. इसमें आप अपना एग्जाम्पल दे सकते हो. जैसे कि आप एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट का ही ले लो तो आप ये लिख सकते हो कि अगर एम्प्लॉय किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है तो प्रोजेक्ट आईडी है, फिर उस पे है कि वो कौन सा एम्प्लॉय उस पे काम कर रहा है. तो प्रोजेक्ट आईडी है तो ये रिपीट भी हो सकता है. तो ये टेबल जो है ये बता रहा है कि किस प्रोजेक्ट पे कौन सा एम्प्लॉय काम कर रहा है, पर इसकी खुद की कोई प्राइमरी की नहीं है कि वी कैन नॉट हैव. तो ये इनडायरेक्टली एम्प्लॉय टेबल पे डिपेंड कर रहा है. तो ये प्रोजेक्ट टेबल जो हुआ ये क्या हो गया? वीक एंटिटी सेट, क्योंकि इसमें कोई भी प्राइमरी की नहीं है. ठीक है. देन हाँ, इसमें से यूनिट 1 का कोई क्वेश्चन नहीं है. मतलब क्वेश्चंस तो और हैं बट नन ऑफ यूनिट 1. सो वी आर डिस्कसिंग ओनली यूनिट 1 क्वेश्चंस. फिर है ड्रॉ एन ईआर डायग्राम फॉर द बुक क्लब. It has members to whom the books are sold. The books are made available at different places in the city called Book Club chapter to make it easy to members. The books are identified by book ID, author, and the publisher. An author can write more than one book, and a book can have more than one author. So members have information such as membership ID, name, phone number, and status. A member can place more than one order, choose additional attributes to the schema that seems appropriate, mention any assumptions. तो आप इसमें बना के दिखाओगे और आपको वो भी दिखाना है. मिनिमम एंड मैक्सिमम कार्डिनैलिटी रेशियो, मतलब 1 to 1, 1 to many जो है वो डायग्राम में प्रॉपरली मेंशन करना है. सो प्लीज मेक दिस एंड शेयर द पिक्चर विद मी. ठीक है, तो आप ये भी बना के मेरे साथ शेयर करेंगे. इसमें आपके पास चॉइस है एसक्यूएल. अब तो आपका एसक्यूएल यूनिट 1 में नहीं आता, यूनिट 2 में आता है. तो ये आप छोड़ दो, यूनिट 2 में करेंगे हम एसक्यूएल. ठीक है जी. ओके, मूविंग ऑन. ठीक है, फिर से स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंटिटी सेट आ गया. टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप इन ईआर डायग्राम आ गया. ठीक है. सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन फर्स्ट यूनिट का पार्ट नहीं है, पर सिलेक्शन का मतलब होता है सिलेक्टिंग द नंबर ऑफ रोज, हम क्या देख रहे हैं, एंड प्रोजेक्शन इज सिलेक्टिंग द नंबर ऑफ कॉलम्स. देन डेटा इंडिपेंडेंस पे क्वेश्चन. डेटा मैनेजमेंट सिस्टम और उसकी एडवांटेजेस क्या हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं. तो वही देख रहे हो आप, घिसे पिटे क्वेश्चंस हर बार रिपीट हो रहे हैं. ठीक है. सो एवरी टाइम इट्स बीइंग रिपीटेड. तो हमें पता है जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं तो उसको क्यों छोड़ेंगे हम, है ना. सो डिस्क्राइब द स्टेप्स टू कन्वर्ट द बेसिस ईआर मॉडल टू रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा. आप ईआर डायग्राम से टेबल्स में कैसे कन्वर्ट करते हो वो आपको एक्सप्लेन करना है. So you have to do that. So same questions are being repeated. Strong and weak entity फिर से आ गया, 2013 में भी है. प्राइमरी की कैंडिडेट की एंड सो ऑन. ठीक है जी.
सो ये आप क्वेश्चंस देखोगे तो आपको सब सारे क्वेश्चंस अब सेम ही लगेंगे। ये ईयर डायग्राम है, यूनिवर्सिटी का बनाना है, कॉलेज डेटाबेस का। तो जो भी ये ईयर डायग्राम बचे हैं आप एक बार खुद से ट्राई करो एंड सेंड मी द पिक्चर्स टू चेक, टू क्रॉस चेक कि मैम हमारा ठीक है या नहीं। बाकी आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, इस पे तो पक्का क्वेश्चन आना ही आना है, जैसे मर्जी पूछे, आएगा ही आएगा। ठीक है। सो टुमारो वी विल हैव क्लास इन द मॉर्निंग। कल हम सुबह क्लास करेंगे, आप अपना रिवाइज करके रखना एसक्यूएल। तो हम यूनिट 2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, पहले यूनिट 2 निपटा लेंगे। सो एसक्यूएल के क्वेश्चंस जो हैं वी विल बी डूइंग दैट टुमारो। सो यूनिट 2 आपकी एसक्यूएल है, पीवाईक्यूज में जितने भी उसके क्वेश्चंस हैं। सो ये जो पीवाईक्यूज थे ये तो हमारे 2019 से पहले के हैं। ठीक है, ये आपका पिछले साल का पेपर है। दिस इज द पेपर ऑफ 2023। ये तो 25 हो गया ना, 24 वाला पेपर भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। दिस इज 2023 पेपर। हाँ चलो। एक्सप्लेन एडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ओवर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, इसमें भी देख लो सेम है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ईआर मॉडल इन डेटाबेस डिजाइन। तो अब आप 2023 का पेपर देखो या 19 का, क्वेश्चंस आर ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, वही डेटा इंडिपेंडेंस के ऊपर क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर, व्हाई डू वी नीड मैपिंग्स ऑफ दिस लेवल्स। ठीक है, सो इट्स दी सिमिलर थिंग। बहुत ही इजी क्वेश्चन है इसमें। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, थ्योरी है पर अच्छे से लिखो। जहां पर थ्योरी समझ नहीं आती कि क्या लिखना है वहां पे एग्जाम्पल्स देके लिखो। तो गिव योर एग्जाम्पल्स, राइट डाउन योर आंसर्स एंड यू विल डेफिनेटली अचीव वेल। देखो यूनिवर्सिटी में एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपके पास थ्योरी पेपर होता है ना, चाहे कितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटी हो, पेपर भर के आना है। ठीक है। सो आपका आंसर चाहे 4 लाइन में खत्म हो रहा हो पर आप 4 लाइन में खत्म नहीं करोगे। गिव एग्जाम्पल, एक्सप्लेन दैट एग्जाम्पल एंड प्रेजेंट योर पेपर वेल। अपना पेपर अच्छे से प्रेजेंट करो, जहां डायग्राम बनता है डायग्राम बनाओ, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं अंडरलाइन करो एंड राइट इट प्रॉपरली। मतलब एक इंट्रोडक्शन से शुरू करो, नीचे कंक्लूजन पे खत्म करो, बीच में उस चीज को एक्सप्लेन करो। सो राइट इट वेल, जैसे कि आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हो। ठीक है, इतना लंबा तो पेपर नहीं है, 60 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे मिल रहे हैं आपको करने के लिए। सो यू कैन इजिली डू in a proper way, in a very well presented way. So do like that. If you want, you can write down any of these papers and show me your paper presentation if you want suggestions from me. ठीक है, तो आप वो मुझे दिखा भी सकते हैं। सो प्रिपेयर कीजिए, ऑल द बेस्ट। दिस इज यूनिट 1। आई गेस यूनिट 1 भी रिवाइज होगी और यूनिट 1 के क्वेश्चन भी हमारे रिवाइज हो गए। अब हम कल यूनिट 2 करेंगे सुबह, यूनिट 3 करेंगे शाम को, और यूनिट 4 भी पॉसिबल हुआ तो कल कर ही लेंगे, क्योंकि फिर हमारे पास रह जाएगा एक ही दिन और, 30th। तो उस दिन वी विल हैव डाउट सॉल्विंग सेशन, या कल 2 यूनिट्स कर लेते हैं, यूनिट 4 हम परसों कर लेंगे एंड देन वील हैव अ डाउट सॉल्विंग सेशन, जिसमें आप अपने सारे जो भी डाउट्स होंगे, जो भी क्वेश्चंस नहीं समझ आ रहे, वो हम उस दिन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, आई होप दिस इज ऑल ओके विद एवरी वन ऑफ यू। कौन सा वाला विशिष्ट?